यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी PT 365 की कल्चर की मैगजीन है, ठीक है। तो कल्चर या संस्कृति हिंदी में बोलते हैं इसको, आर्ट कल्चर की। तो यहाँ से इसका जो हमारा करंट अफेयर्स रहेगा अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कवर करेंगे। इसको देखो 3 से 4 पार्ट में इसको भी खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कम है। और आज टॉपिक को कोशिश करेंगे कि पहला और दूसरा यहाँ से खत्म हो जाए, राइट। देखो पहला टॉपिक हमारा है मूर्तियाँ, मंदिर और स्थापत्य कला, ठीक है। इसको लेकर पूरा, और मूर्ति कला जो नीचे है इसको, सेकंड टॉपिक को। कल मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया हुआ था कि जो हमारे टॉपिक है पहले दूसरे मैं आपको यहाँ से सुबह 9 बजे तक जो रहेगा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 टॉपिक मैंने आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर टॉपिक से, मूर्तियाँ, मंदिर एवं स्थापत्य, ठीक है। यहाँ से है पहला, स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना। देखो हमारी जो स्मारक थे उनको संरक्षित सूची से हटाना। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 24 लुप्त अप्राय स्मारकों को 18 यहाँ पर क्या उसमें से जो स्मारक थे उसको केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने की घोषणा की है, ठीक है। इनमें से क्या है, न्यूज़ में क्यों, हमारा इंपॉर्टेंट पेपर की जैसे कैसे रहेगा, यह देखो पेपर में पूछ सकता है आपका, जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया गया है उनमें शामिल हरियाणा के आपके मुजेसर गांव में स्थित कोम मीनार नंबर 13, ठीक है। झांसी जिले में गन्नर बुरखिल जो आपका मकबरा है वो, वाराणसी में तेलिया नाला जो बौद्ध खंडहर है, ये हमारे 3 जो है यहाँ से इनको इससे हटाया गया। तो आपको ये तीनों याद रखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमारे तीनों। कोस मीनार है, उत्तरी जो आपके भारतीय महाद्वीप है उसमें ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे मध्यकालीन भारत में निर्मित एक अनूठी और महत्वपूर्ण जो वास्तुशिल्पी है, उसमें उपलब्धि को यहाँ पर 16वीं शताब्दी के साथ जो हमारे शासक थे शेरशाह सूरी, उन्होंने यहाँ पर ये बनवाया था। देखो यहाँ पर जो शेरशाह सूरी का नाम आया तो हमारा क्या है, शेरशाह सूरी भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो बात आ रही है शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी के लिए आप भी थोड़ा सा यहाँ पे स्टैटिक जाके हिस्ट्री से पढ़ सकते हो शेरशाह सूरी के बारे में। तो यहाँ से शेरशाह सूरी का भी कवर होगा, प्लस यहाँ से आपका जो कल्चर है वो भी कवर होता चल रहा है, राइट। अगला है ASI, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने ये निर्णय किया था कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत में लुप्त स्मारक और स्मारक हैं उसके संरक्षण में सम्मिलित मुद्दे शीर्षक के संसद में प्रस्तुत करने की रिपोर्ट यहाँ पर आधार पर लिए गए हैं, ठीक है। तुम्हारे कुछ ये जो संस्कृति मंत्रालय यहाँ पर ये बात बता रही है, ये कुछ खास नहीं है। जो हमारा 3 हमारे जो ये थे जो अभी यहाँ पर हटाए गए, ठीक है। और प्लस हमारा जो यहाँ से जो शेरशाह सूरी इसका नाम आ रहा है, जो भी हिस्ट्री के नाम आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर कलेक्ट कराता जाऊँगा, ठीक है। जैसे शेरशाह का नाम आया, पहला नाम ये है, ठीक है। तो इसके आपको हिस्ट्री के पूरे टॉपिक आपको कवर कर डालना है, शेरशाह के बारे में जो भी यहाँ पर था, ठीक है। अगला है हेडक्वार्टर, इसका क्या है, जो हमारा एक हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। उत्पत्ति से कभी स्थापना, ये हमारा स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट है, यह सिर्फ आपको लर्न करने हमेशा सेम ये एक ही चीज़ रहता है। उत्पत्ति ये सेम है, ठीक है। 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम में। संबंधित मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। आपसे बोल देगा ये जो हमारा मंत्रालय है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट कल्चर का तो है वो तो ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। अगला है परिचय, हमारा क्या है, सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्राचीन स्मारकों पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार यहाँ पर प्रमुख संगठन के क्या क्या सौंपे गए, तो आप ये सब रीड कर सकते हो, स्टैटिक के पॉइंट है, ठीक है। आगे देखो यहाँ से अधिनियम भी पूछ सकता है कि जो हमारे केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाए गए तो कौन से हमारे जो अधिनियम था उसके तहत हटाए गए। तो ये आपको अधिनियम याद रखना है 1958 की धारा 35 के अनुसार, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट और एक्स्ट्रा था। एक और है, यह धारा केंद्र सरकार को यह घोषित करने का अधिकार देती है कि कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल जो है उसके अवशेष राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गए अब, ठीक है। ये हमारा एक जो अधिकार है वो देती है। आगे देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन कौन से हैं। देखो एक तो हमारा डीम्ड, दूसरा आपका ये घोषित किए गए जो, ठीक है। देखो EMASR जो हमारा अधिनियम है की धारा 3 के तहत इसमें सभी प्राचीन ऐतिहासिक जो हमारे स्मारक हैं पुरातात्विक स्थल हैं उसके अवशेष शामिल है इसमें, ठीक है, जो निम्नलिखित हमारे द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित करते हैं, जैसे कि प्राचीन और स्मारक जो पुरातात्विक स्थल हैं उसके अवशेष अधिनियम 1951 और दूसरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126। ये हमारे क्या है, इसके डीम्ड के कुछ महत्व स्मारक हैं ये, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा पढ़ सकते हो, धारा 4 यहाँ पर घोषित क्या क्या किए गए हैं इसको लेकर। अगला यहाँ पे कानूनी स्थिति है, ठीक है। क्या कानूनी स्थिति बनती है इनकी, देखो भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 49 DPSP को राज्य के देश भर में राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक, कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक स्थान या वस्तु का संरक्षण करने का निर्देश देता है। कौन देता है, DPSP देता है। आपसे क्वेश्चन सीधे से पूछेगा कि राष्ट्रीय महत्व को स्मारक, कलात्मक जो हमारी ऐतिहासिक संरक्षण है इनको कौन सा आर्टिकल के तहत यहाँ पर वर्ण किया गया, ठीक है। आर्टिकल पूछ लेगा या तो आपसे बोल देगा कौन सा यहाँ पर हमारा राइट्स है, DPSP है या
ठीक है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, या और भी कुछ पूछ लेगा यहाँ से, तो आपको ये याद रखना है। आगे यहाँ से देखो, यहाँ पे अगला पहला तो पॉइंट देखा हमने, दूसरा पॉइंट है AMSAR अधिनियम जो है हमारा 1958 का। इसमें ये कानूनी राष्ट्रीय महत्व को प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के पुरातात्विक स्थल हैं उसके अवशेषों के संरक्षण के प्रावधान को यहाँ पर करता है। ठीक है, आपसे देखो ये भी आपको लिखना है AMASR अधिनियम, ये क्या बताता है, ये बताता है बात। ठीक है, और अनुच्छेद 49 और DPSP क्या बताता है, ये बताता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसको लेके 3-4 पॉइंट जो आपके अधिनियम या अनुच्छेद बता रहे हैं वो एक साइड आपको कलेक्ट करके रख लेना है। टॉपिक 1 लिखना है, और मैं टॉपिक 1 में ये चीज़ें न्यूज़ में थी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्टैटिक में भी देख सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, ये पुरातात्विक उत्खनन, विनिमय और मूर्तियों की निकासी और वन वस्तु की सुरक्षा का भी यहाँ पर प्रावधान करता है। आपसे बोलेगा जो हमारा ये पूरा जो हमारा अधिनियम है ये सिर्फ मूर्तियों की निकासी के लिए यहाँ पर इसका प्रावधान करता है। ठीक है, जबकि सुरक्षा का यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जो संस्कृति इसके द्वारा है, जबकि गलत है। ये वस्तु की सुरक्षा भी का प्रावधान भी करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे इस अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारकों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व को स्थल घोषित करने का यहाँ पर अधिकार देती है। ये भी पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। AMASR जो संशोधन मान्यता है अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA की स्थापना यहाँ पर की गई थी। यह प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, ये क्या अब इसका 2010 है ये, और 25 चला है, तो 15 साल इसका पूरा हो गया। तो इंपॉर्टेंट है हमारा AMASR अधिनियम। यहाँ पर NMA है, इसके कार्य क्या है, ये प्राधिकरण केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन करके जो हमारे स्मारक हैं इनके स्थल हैं उसकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करता है। ठीक है, और ये प्रतिबंधित अनियमित विनियमित क्षेत्र जो निर्माण है संबंधी गतिविधि उसके लिए आवेदक को भी यहाँ पर अनुमति देता है। राइट, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर जो मैंने आपको बताया वो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका शेरशाह जो था वो भी आपको याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय। देखो यहाँ पर न्यूज़ में था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को अलग सभ्यताओं के बीच संवाद केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय नेट जीरो कैंपस भी है। ठीक है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। ये नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया था, और नया परिसर जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से खंडहरों के निकट स्थित है 2010 में स्थापित किया गया था। इसका 15 साल पूरा हो गया है, तो हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 2007 में फिलीपींस में दूसरे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं क्या है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुमारगुप्त प्रथम ने निर्मित कराया था। ये 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। ठीक है, उधर से हमारा न्यूज़ में क्या था, शेरशाह। ठीक है, यहाँ से न्यूज़ में क्या आया, गुप्त वंश आपका। ठीक है, कुमारगुप्त न्यूज़ में आ गया, तो कुमारगुप्त शेरशाह दोनों आपको कवर करने हिस्ट्री से। ठीक है, स्थापत्य कला क्या है, ये एक मठी विश्वविद्यालय था। इसके संरचनात्मक जो हमारे अवशेष हैं महाविहार, आवासीय शैक्षणिक भवन, चैत्य उपासना यहाँ पर शामिल है इसका। ठीक है, इसमें स्तूप उपासना स्थल, स्तूपों पर पाषाण व धातु से बनी जो महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ वो भी यहाँ पर इसमें शामिल है। ठीक है, नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता का पाठ्यक्रम क्या है, इसमें मुख्य विषय इसका मुख्य विषय आपका है नालंदा वेदों में 3 बौद्ध पंथ, थेरवाद, महायान और वज्रयान, ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। थेरवाद क्या था, थेरवाद पाली भाषा में इसका अर्थ बुजुर्गों का सिद्धांत, महायान संस्कृत भाषा में इसका अर्थ बड़ा वाहन, वज्रयान इसके बौद्ध धर्म में इसका अर्थ होता तांत्रिक पंथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके में क्या मतलब यहाँ पर बता रहा है। अगला है यहाँ से, ये अगला बोल रहा है प्रवेश। विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता था। उनके लिए प्रशिक्षित द्वारपालों द्वारा प्रवेश परीक्षाएं यहाँ पर क्या आयोजित की जाती थी। पुस्तकालय, विश्वविद्यालय में पुस्तकालय को काव्यात्मक रूप से धर्मगुंज या सत्य का शिखर भी यहाँ पर कहा जाता था। इस 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, संरक्षक कौन था इनका, संरक्षक इनके इसी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में पाल शासकों द्वारा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर अलग अलग जो शासक है उसको संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन का भी यहाँ पर नाम आ गया, जो हमारे कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, ये भी याद रखना है। बाकी 2 और मैं बता चुका हूँ, वो भी हिस्ट्री के। ठीक है, तो 3 हो गए। राइट, अगला ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र को चैत्य चढ़ावा दिया और उसमें वहाँ पर एक मंदिर वहाँ बनवाया था। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया। उसके बाद है
कन्नौज वाला तो हो गया था टॉपिक। इसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहे हैं इसने इसी 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को ने नष्ट कर दिया था। 3 मैंने बताया आपको हिस्ट्री के टॉपिक आपको नोट करते जाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक चौथा हो गया, ठीक है। 5वां क्या है? बख्तियार खिलजी, ये 5वां है, ठीक है। 5वें हिस्ट्री के नाम लिखते जाओ आप, राइट, 5 हो गए, तो ये याद रखना है। अगला है यहाँ पर हमारा, ये नष्ट कर दिया था। 19वीं शताब्दी में भारत में इस विश्वविद्यालय की फिर से खोज करने का श्रेय फ्रांसिस बुकानन को दिया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता क्या? नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा महाविहार है, इसको 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कब किया गया था और किसने यहाँ पर इसको नष्ट कर दिया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। और हिस्ट्री के जो मैं 5 आपको बता चुका हूँ, वो जो नाम वो भी आपको याद रखने हैं। नालंदा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर व्यक्तित्व। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा की थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोगलान भी नालंदा से ही थे, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर वर्धमान नालंदा में 14 वर्ष ऋतु में बिताई थी, ठीक है। नालंदा के कुछ प्रमुख शिक्षक थे, एक तो आर्यभट्ट, राइट, और नागार्जुन, ठीक है। आर्यभट्ट, नागार्जुन, और आपके यहाँ पर दिंगनाकर के थे, जो हमारे तर्कशास्त्र दर्शन के संस्थापक थे ये, ठीक है। धर्मपाल एक ब्राह्मण विद्वान थे। अभयकर गुप्त ये तांत्रिक साधक थे। ये महाबोधि नालंदा जो विक्रमशिला मठ थे उसमें मठाधीश भी रहे थे। नरोपा ये तिब्बती परंपरा के तांत्रिक वंशावली संबंधित थे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन है, ठीक है, और धर्मपाल, ये 3 आप याद कर लो, नागार्जुन, आर्यभट्ट और आपका धर्मपाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे इनमें से, ठीक है। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया विद्वान जो थे, इसमें ध्यानी ने अपनी ओर यहाँ पर ध्यान खींचा। और 7वीं शताब्दी में चीनी विद्वान ई किंग और जुआन जांग ने नालंदा और नालंदा में यहाँ पर तब नाला कहा जाता था नालंदा को, ठीक है। ये चीनी कौन कौन से हमारे जो विदेशी यात्री आए वो इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। और कौन सी शताब्दी में यहाँ पर जो चीनी विद्वान थे ये नालंदा आए थे। चीनी विद्वान कब आए और कौन कौन से देश के आए, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जुआन जांग ने योग सर्वोच्च प्राधिकारी कुलपति जो सीलभद्र था उसके अधीन नालंदा योग शास्त्र के अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है। अगला देखते हैं, नालंदा की स्थापत्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि संरचना और निर्माण। इसका संरचना निर्माण कैसा था? योजना ये कुषाण स्थापत्य शैली से निर्मित थी, पहली बात। इसका निर्माण उत्तर दक्षिण जो हमारी दिशा में अच्छी योजना थी उसके तहत यहाँ पर किया गया था, पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। अगला है ये विहार और चैत्य की यहाँ पर जो स्थल थे उसमें शामिल होते थे, ठीक है। इनकी अनूठी विशेषताएं पंचकोणीय आकृति वाले चैत्य जो थे उसके उद्भव यहाँ पर मंदिरों के प्रभाव को दिखाती थी, राइट। स्थापत्य कला में क्या है हमारा, देखो स्थापत्य कला संबंधी कुछ विशेषताएं थी, इनका स्थापत्य कला में क्या महत्व था, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से निर्मित प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर मान्यता थी। इससे जो म्यांमार था नालंदा की स्टुको प्लास्टर विधि से थाईलैंड की निर्माण विधियों को प्रभावित किया और इसकी धातु कला ने विद्वानों के जरिए मलय जो समोस के नेपाल, म्यांमार और तिब्बत को प्रभावित किया था, ठीक है। यहाँ की स्थापत्य कला बौद्धों की वैचारिक प्रणाली में बदलाव तथा महायान की जो वज्रयान की ओर झुकाव है वो यहाँ पर प्रदर्शित करती है। नालंदा महावीर की मूर्तिकला शैली क्या है? इनकी उत्पत्ति स्टुको पत्थर और कांसे की तैयार की गई थी। और नालंदा की जो मूर्तियाँ थी सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला की विकसित हुई थी, ठीक है। मुकुटधारी जो हमारा बुद्ध का जो चित्रण था उसके आमतौर पर 10वीं शताब्दी के बाद यह भी देखने को मिला था, ठीक है। और मिश्रण क्या था? 9वीं शताब्दी में सारनाथ की गुप्तकालीन जो हमारा बौद्ध कला थी उसकी शैली के विहार के निर्माण की स्थानीय जो परंपरा थी उसकी मध्य भारतीय शैलियों के मिश्रण को मूर्तिकला की विशिष्ट नालंदा शैली को जन्म यहाँ पर दिया, ठीक है। नालंदा में सारनाथ शैली के भिन्न जो विविध हमारे ब्राह्मणवादी मूर्तियाँ भी थी वो भी यहाँ पर प्राप्त हुई थी। अगला है नालंदा मूर्तिकला शैली पाषाण निर्मित चेहरे के हाव भाव की विशेषता, शरीर के गठन तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की विशेषता, ठीक है इनकी, ठीक है। इनकी हमारी जो नालंदा की मूर्तिकला शैली की जो पाषाण निर्मित है वो बता रहे जा रहे हैं। ये त्रिआयामी रूपों से चित्रित किया गया था इनको और मूर्ति के पीछे पट्टिकाएं विस्तृत और सुंदर अलंकरण से युक्त होती थी। अगला है धातु निर्मित। धातु निर्मित में नालंदा की कांस्य कला शैली 7वीं से 8वीं शताब्दी को लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर पाल शासक के युग की जो हमारी धातु थी वो बनी मूर्ति में से एक हिस्सा बड़ा माना था इनका, ठीक है। कांस्य निर्मित मूर्तियां भी आरंभ सारनाथ और मथुरा की जो गुप्तकालीन कला थी उसकी शैलियों से बहुत अधिक प्रभावित थी, ठीक है। 7वीं 8वीं शताब्दी याद रखना है और हमारी जो गुप्तकालीन है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रारंभिक चरण में महायान और पंथ के बौद्ध देवता जैसे जो हमारे मंजूश्री कुमार और अलौकितेश्वर आदि ये सब क्या हमारे प्रारंभिक चरण के जो यहाँ पर महायान पंथ के बौद्ध देवता थे वो हैं, ठीक है। उत्तरवर्ती चरण में वज्रयान शाखा से संबंधित देवता कौन थे? वज्र हमारे शारदा खर्षपण, ठीक है। ये तो कुछ खास नहीं है, बस ऊपर का जो हमारा 7वीं 88वीं शताब्दी था और
कौन सी हमारे जो काल में, गुप्त काल में जो शैली का बहुत अधिक निर्भर थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बात याद रखनी है। अन्य हमारे यहाँ पर बौद्ध शिक्षण केंद्र जैसे कि तक्षशिला था, विक्रमशिला है और उदंतपुरी है, नागार्जुन कोंडा है, रत्नागिरी। देखो ये सब आपको जो ब्लैक से पॉइंट लिखे हैं वो सिर्फ आपको रीड करना है। ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। स्टैटिक आपके कुछ पॉइंट दिए, तक्षशिला में क्या यहाँ पर था, ठीक है, कहाँ पर है और क्या इसमें शामिल किया गया, कौन इसके लेखक थे, तो वही सब यहाँ पर दिया गया। आप ये इतना खुद से पढ़ सकते हो। जैसे नागार्जुन कोंडा है, राइट, ये वर्तमान आंध्र प्रदेश में, इसका महायान और बौद्ध धार्मिक नागार्जुन पर नाम पर रखा गया था। बस इतना याद रखना कि आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कहाँ पर ये क्या था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है श्री जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये देखो इसके श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में, ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, ठीक है, भगवान जगन्नाथ जो मंदिर है भगवान विष्णु के अवतार, उनकी बहन देवी जी सुभद्रा, उसके बड़े भाई जो भगवान बलभद्र थे, ठीक है, वो पवित्र त्रिदेव को समर्पित है। ठीक है, रत्न भंडार पवित्र त्रिदेव के रत्न भी मौजूद है इसमें। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के प्रथम शासक अनंत वर्मन जो आपके थे चोंडगंग, उन्होंने यहाँ पर करवाया था। श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे में देखते हैं। स्थापत्य शैली की, यह मंदिर स्थापत्य की कलिंग शैली से निर्मित है। इसको नागर शैली की एक उपशैली भी यहाँ पर जाना था। यहाँ पे क्या है, नागर शैली आया, तो नागर शैली के बारे में आपको यहाँ से रीड करना है डीप में जाके स्टैटिक से। ठीक है, मंदिर के मुख्यतः 4 भाग हैं। एक तो विमान देउल या गर्भगृह इसको बोलते हैं, जगमोहन पीढ़ी देउल जिसको में यहाँ पर शिखर पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड नुमा होता है। नट मंडप ये दर्शकों के लिए यहाँ पर नृत्य होता है। भोग मंडप ये विशिष्ट जो मन अनुष्ठान है उसके लिए प्रसाद अर्पण करता है, मतलब कच्छ होता है। ठीक है, भगवान विष्णु की यहाँ पर जो कृतियाँ हैं वो उत्कृष्ट की थी, मतलब वहाँ पर उत्कीर्ण की गई थी, दिखाई गई थी ज़्यादातर। और भगवान विष्णु की 4 जो आकृति थी उनको उत्कीर्ण करके यहाँ पर कुल मिलाकर भगवान विष्णु के 24 रूपों को यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है, जैसे केशव, माधव, दामोदर, नारायण आदि को यहाँ पर दर्शाती है। बाकी देखो इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इतना जो मैंने बताया ऊपर कौन से हमारा जो शैली सही थी, ठीक है, कब की, वो इतना यहाँ पे पढ़ना है। विरूपाक्ष मंदिर क्या है, यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है। इसमें देखो ये भगवान विरूपाक्ष या पंपापति को समर्पित है। विरूपाक्ष शिव का एक रूप है। इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा है। देवी पंपा को माता पार्वती का यहाँ पर अवतार माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। यह मंदिर हम्पी के कर्नाटक में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी की राजधानी है। हम्पी यहाँ पर क्या न्यूज़ में आया, ठीक है, और विजयनगर भी न्यूज़ में आया। ठीक है, विजयनगर हम्पी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार विजयनगर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये इसको लेके आपको विजयनगर और हम्पी को जो है डीप में जाके पढ़ना है। ठीक है, यह मंदिर हम्पी के स्मारक उस समूह का हिस्सा है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। विश्व धरोहर स्थल की सूचियाँ पिछली बार यूपीएससी ने पूछा 24 में, ठीक है, तो वो अब नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से पूछ सकता है विजयनगर और हम्पी को लेकर। ठीक है, यह मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली भी आपको पढ़ना है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, जो शैली बताई थी नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो दोनों आपको शैलियाँ पढ़नी है। इस शैली की खास विशेषता है कि ये भव्य गोपुरम, विमान, जटिल नक्काशी और स्तंभ युग यहाँ पर सभाकक्ष शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं। मंदिर का इतिहास, इतना कुछ खास इतिहास नहीं है, क्या है, बस थोड़ा सा अपना की पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला मंदिर 740 ईस्वी में चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था, जिन्होंने दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की विजय की स्मृति में यह मंदिर बनवाया था। ठीक है, पल्लव, चालुक्य, होयसल जैसे जो हमारे चोल राजवंश ने मंदिर के विस्तार में अलंकरण में अपना योगदान दिया, और हालांकि इसका सर्वाधिक विस्तार विजयनगर के शासकों ने यहाँ पर करवाया था। देखो विजयनगर ऊपर भी न्यूज़ में आया, यहाँ पे भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के संगम वंश के शासक ने मंदिर को प्रमुख धार्मिक रूप के रूप में मान्यता दिलाने वाला योगदान दिया। ठीक है, और तुलु वंश के यहाँ पर जो शासकों ने मंदिर कि जो सर्वाधिक विस्तार है वो कराया था। ठीक है, तुलुवा वंश, एक आपका सुलुवा वंश। ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ने, राइट, विजयनगर, तुलुवा वंश और आपका जो मैंने ऊपर बताया था हम्पी, वो। ठीक है, इस टॉपिक से कृष्णदेवराय भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मंदिर के सामने एक सभा कक्ष निर्माण के साथ पूर्वी गोपुरम का यहाँ पर विनिर्माण कराया। ठीक है, अगला है द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की शैली विशेषता। देखो द्रविड़ मैंने आपको बताया, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आप नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ भी सकते हो, बाकी जो आपको स्टैटिक कोई नोट्स बनाओगे वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हो द्रविड़ को। मंदिर परिसर में प्राचीन से घिरा हुआ एक प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा विशेषता है द्रविड़ मंदिर की। द्रविड़ जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है यहाँ पर द्रविड़ का। ठीक है, तो द्रविड़ आपको जो शैली है खुद से पढ़ना है, बेसर शैली पढ़नी है, और जो आपका नागर शैली तो खुद से आपके स्टैटिक जो है वो पढ़नी है। देखो मैं आपको जो ये वीडियो एंड करूँगा, यहाँ से लेक्चर हटाऊंगा यहाँ से, उसके बाद आपको जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ टॉपिक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे स्टैटिक में आ रहे हैं, वो सब आपको जाके कवर करने हैं। यानी कि आप मैंने कवर खत्म किया तो आप छोड़ गए कि हाँ आपको याद हो गया। एक एक चीज़ टॉपिक के आप स्टैटिक कवर कर जाओ कल तक, जब तक मैं दूसरा लेक्चर नहीं आता हूँ, उसको रिवीजन भी कर जाओ। ठीक है, जब तक ये मैगजीन पूरी खत्म नहीं हो जाती अच्छे से। ठीक है, ऐसे कवर करना है। अगला
इस मंदिर की स्थापत्य अन्य शैलियाँ जैसे कि नागर शैली, नागर शैली मैंने आपको बताया, नागर शैली पढ़ना है, द्रविड़ शैली पढ़ना है, ठीक है, ये आपको खुद से पढ़ना है। अगला देखते हैं, कुछ थोड़ा बता देता हूँ मैं, जो हमारी मंदिर की स्थापत्य नागर शैली है, क्या यहाँ पर क्या इसको मंडप बोलते हैं, इसको चबूतरा है, ठीक है, यहाँ पर मूर्तियाँ रखी होती हैं, यहाँ पर गर्भगृह है, शिखर है, तो ये सब पूछ सकते हैं आपका। बेसर शैली भी मैंने आपको बताया, तो बेसर शैली भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसी जो हमारी स्थापत्य शैली में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषता इसमें पाई जाती है। किसमें? बेसर शैली में, ठीक है। संरक्षक कौन है इसके? चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल इसके शासक, इसके संरक्षक। द्रविड़ शैली के विपरीत इस शैली में गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ नहीं है इसमें, ठीक है, द्रविड़ शैली के विपरीत है इसका। ये एग्जाम्पल क्या है? एहोल का हमारा जो लाट खान, ठीक है, मंदिर है, ये बादामी जो हमारा मंदिर है, ये पदकल विरूपाक्ष मंदिर है, ये हमारे क्या इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में यहाँ पर दिया, जैसे क्रमिक राजवंश कौन था? संगम वंश आया, ठीक है, सुलुवा वंश मैंने आपको बताया, तुलुवा वंश बताया, अरवेडु वंश, ये भी आपको चारों वंश याद रखने हैं। इनका टाइम पीरियड पूछ सकता है कि इनको संगम वंश या टाइम पीरियड या फिर किसकी इसने स्थापना की, इसे करके आपको मैच करने को दे सकता है क्वेश्चन चारों से। साम्राज्य का विस्तार इनका कब हुआ? 1512 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान तुंगभद्रा कृष्णा नदी के बीच इनका राय जो चोर दोआब था उस पर अधिकार कर लिया, और 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों ने विजयनगर की अधीनता यहाँ पर स्वीकार करनी पड़ी थी इनको। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से यहाँ पर इन्होंने पराजित भी किया, ठीक है, तो याद रखना ये। अगला है अमरनायक, सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राय या राज्य के शासन करने के लिए यहाँ पर क्षेत्र दिया जाता था, ठीक है। वे कर संग्रह करते थे, वे राजस्व का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए हाथियों, घोड़ों और निर्धारित जो हमारे दल रख रखा होता है उसके लिए यहाँ पर सिंचाई के लिए यहाँ पर अपने आसपास रख लेते थे इसको, ठीक है। आयगार व्यवस्था क्या थी? इसमें 12 पदाधिकारी होते थे जिन्हें सामूहिक रूप से आयगार कहते थे, ठीक है। उन्हें शासक के द्वारा प्रत्येक आवंटित गांव यहाँ पर नियुक्त किए थे और पद बाद में वंशानुगत इनका हो जाता था, ठीक है। राज्य व्यवस्था के बारे में, भू प्रशासन के बारे में दिया गया है, और स्थापत्य के बारे में दिया गया, और साहित्य के बारे में। तो थोड़ा सा आप ये रीड करोगे इसको, ठीक है। पूरा नोट्स नहीं बनाना है, एक करके जो लिखा है पूरा एक करके नोट्स बना लो। सिर्फ राजस्व व्यवस्था में क्या उनका था काम, ये लिखना है मोटा मोटा, सब को अपने मन में पढ़ के ये समझ सकते हो अपने शब्द में। जैसे कि मैं एक और बता दे रहा हूँ, साहित्य लिखा है, साहित्य में कृष्णदेव राय ने, या कृष्णनारायण जो राय हैं उसमें साहित्य कृतियाँ इनकी ये थी, ठीक है। इनकी अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में 8वें में प्रमुख थे। बस इतना 2 बात आपको याद से लिखनी है, ऐसे करके बनाना है नोट्स। देखो यहाँ पे ऑल इंडिया जो टेस्ट होने वाला है यूएस प्रीलिम्स का ओपन टेस्ट विजन का, ये आपका 9 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। चौथा टेस्ट है यहाँ पे लिखा, हाँ ये चौथा टेस्ट लिखा हुआ है, 3 टेस्ट ऑलरेडी हो गए, राइट। तो चौथा टेस्ट आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री होता है, ठीक है। और अपनी रैंक भी जान सकते हो, क्या रैंक है मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। हमारी रैंक क्या आई थी, मतलब काफ़ी अच्छी रैंक थी यहाँ पे, मैंने भी एग्जाम दिया था, इसका टेस्ट दिया था 2-3 बार से मैं टॉप आ रहा हूँ यहाँ पे, मतलब टॉप 10 या 15 के अंदर में रहता हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं 4th आप भी दीजिए, मैं भी देता हूँ, ठीक है। जो रैंक रहेगा देखते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर डिस्कस करना इसके बारे में जो कुछ रहेगा। तो अगला टॉपिक देखते हैं, सुर्खियों में रहे कुछ अन्य मंदिर स्थापत्य हैं, इसमें देखते हैं। गांधी सरोवर केदारनाथ मंदिर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर के पास स्थित जो हमारा गांधी सरोवर भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया, इस वजह से क्या न्यूज़ में था। गांधी सरोवर के बारे में देखते हैं। इसका मूल नाम क्रांति सरोवर है, ठीक है। ये झील चोराबाड़ी नामक ग्लेशियर से उत्पन्न हुई थी। ऐसी मानता है कि झील के पास भगवान शिव ने सत ऋषि को यहाँ पर योग का ज्ञान दिया था, ठीक है। केदारनाथ मंदिर के बारे में, यह भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उपासना का स्थल है। ये उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शामिल 4 पवित्र स्थलों में से एक अन्य 3 पवित्र धाम यहाँ पर मनाया था इसका, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। अगला है संगमेश्वर मंदिर। ये क्या है? संगमेश्वर मंदिर हमारा कृष्णा नदी की जो बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर यहाँ पर जलमग्न हो गया, ठीक है। इसको लेकर ये मंदिर आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में अवस्थित है। ये मंदिर हर साल श्री सैलम बांध की बैक वाटर प्लस जल में यहाँ पर डूब जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, इससे मतलब नहीं है क्या डूबता है क्या है। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नागर शैली आपको बताया मैंने, भगवान शिव का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन दे देगा, कुछ बहुत करे मंदिर दे देगा, इसमें बोलेगा ये कौन से मंदिर में से भगवान शिव को समर्पित हैं, तो याद रखना है भगवान शिव को लिख के आपको ये मंदिर के नाम वहाँ पे लिख लेना है, जो से भगवान का है, ठीक है। विष्णु भगवान का कौन सा, भगवान का कौन सा है, एक बार क्वेश्चन पूछा है ऐसा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। अगला है, इसका निर्माण चालुक्य राजवंश द्वारा, चालुक्य का भी नाम यहाँ पे आया, और कृष्णा जो भवनासी जो नदी है उसकी भवनासी जो नदी है उसके साथ 5 अन्य सहायक नदियों जो हैं वेणु, तुंगभद्रा, भीमरथी, जो पहारायणी थी, संगम, इस पर यहाँ पर किया गया था, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर पड़ा था। भारत के अन्य संगमेश्वर मंदिर कौन से? तेलंगाना में स्थित श्री केतकी संगमेश्वर मंदिर, ठीक है। तमिलनाडु में भवानी संगमेश्वर मंदिर, और कर्नाटक में संगमेश्वर मंदिर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मैं इतना
अभी स्पीड काफ़ी था तो कुछ मैंने स्लो किया है। बाकी जो कुछ नोट्स अगर बनाना रहता है, मैं जैसे इस टॉपिक को मैंने एंड किया यहाँ पर, ठीक है, तो इसको पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आगे अपना फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं काफ़ी ईजी कराऊंगा, धीमे धीमे से बोलूँगा तो इतना टॉपिक हमारे नहीं जल्दी कवर हो पाएंगे, राइट। ये भी कवर करना है, प्लस आपके टेस्ट भी कवर कराने हैं ना, वो आप लोगों को भी कवर करना है, तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लो, मैं भी मैनेज करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक ये कवर हो गया। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल असम के कामाख्या में अम्बुवाची मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। हर साल अम्बुवाची मेला यहाँ पर आयोजित होता है। कामाख्या देवी की उपलक्ष्य में पर आयोजित यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। कामाख्या मंदिर के बारे में, कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये मूल मंदिर को काला पहाड़ नष्ट कर दिया गया था, जिसमें 16वीं शताब्दी में मध्यकोच राजवंश ने इसका यहाँ पर पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण हमारा जो था वास्तुकला की नीलांचल शैली में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। नीलांचल शैली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नीलांचल शैली आपको नहीं पढ़ना है, बस इस सिर्फ पता होना चाहिए कि ये कौन शैली था। आपसे क्वेश्चन बोलेगा जो कामाख्या मंदिर था ये हमारा नागर शैली से बना है, तो ये याद रखना कि नीलांचल शैली था, नागर शैली नहीं था, ठीक है। स्थापत्य शैली ऊपरी मर जो हमारा बर्मा था उसमें बंगाल की पाल शैली से मिश्रित होकर अहोम जो हमारा शैली थी स्थापत्य शैली उसके रूप में यहाँ पर विकसित हुई थी। ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और कामाख्या मंदिर वाली जगह पर सती प्रथा के जो शरीर का योनि वाला भाग है वो यहाँ पर ये गिरा था, ठीक है। ये स्थान तांत्रिक पूजा का भी केंद्र माना जाता है, ठीक है। ये मंदिर आर और नार्थ दोनों समुदाय के लिए यहाँ पर मानता केंद्र होता है, ठीक है। तो जो 3 बातें मैंने बताई वो याद रखनी, ज़्यादा से नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद हमारा है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में चमोली में स्थित यहाँ पर जो है नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया है, ठीक है। तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस यहाँ से नीचे से देखते हैं इसके बारे में। ये 8वीं शताब्दी में दार्शनिक और आदि शंकराचार्य द्वारा देश भर में स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक माना जाता है, ठीक है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत या जो हमारा वेदांत दर्शन उसके प्रसार के उद्देश्य से इनकी मठों की स्थापना की थी। अद्वैत वेदांत दर्शन वास्तव में वेदांत का एक रूप है, इसे अद्वैतवाद कहा जाता है, ठीक है। अद्वैतवाद दर्शन क्या आता है, अद्वैतवाद आपको पढ़ना है, आपका कल्चर में टॉपिक है पूरा अद्वैतवाद, ठीक है, वहाँ से रीड करना है इसको। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार केवल ब्रह्मा अंतिम सत्य है और परिवर्तनीय दिखने वाला, यहाँ पर केवल संसार के ब्रह्मा की माया यहाँ पर इसको दिखाती है, ठीक है। तो इतना कुछ खास नहीं। उत्तर वैदिक काल का परम पारलौकिक और अंतर में ईश्वर, ये भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको अद्वैतवाद यहाँ से पढ़ना है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में अमरकल्प जो वृक्ष था वो नामक यहाँ पर नीचे तपस्या की थी, और भगवान जो बद्रीनाथ थे इनके शीतकालीन निवास के रूप में आप इनको जानते हैं, ठीक है। ये नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाले पर्वतारोही पर एक आधार शिला है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पे अद्वैतवाद हमको यहाँ से रीड करना है इस टॉपिक से, ठीक है। अगला हमारा अलगर मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है। इसको देखते हैं। वगी नदी में भगवान कल्लागर जो हमारे शोभा यात्रा के पूर्ण होने के लिए यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं जो अलगर मंदिर के बारे में। ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरई अलगर पहाड़ियों की तलहटी में अवस्थित है, ठीक है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 जो हमारे अधिष्ठान है उसकी देवी स्तंभ के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। कहाँ किसके लिए, ये भगवान जो विष्णु उनके लिए, याद रखना मैंने आपको बताया था, भगवान शिव के लिए अलग कर लो, विष्णु के लिए अलग कर लो, जो भी देवता हैं देवी देवता उनके लिए अलग मंदिर यहाँ पर आप लिख के नोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को पेपर में पूछ सकता है। ये विष्णु की कल्लागर नाम से भी की जाती है। मंदिर में 6 गलियारे हैं जो किले के प्राचीरों से मतलब प्राचीरों से घिरे हुए हैं, ठीक है। इस मंदिर का उल्लेख तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम और अलवार संतों के भजनों से यहाँ पर मिलता है। मंडप में स्तंभ में नायक कला शैली के भी अलंकार यहाँ पर किया गया। देखो यहाँ पर हमारी जो नायक कला शैली है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसका प्रयोग किया गया है, नायक शैली का, तमिलनाडु में, और भगवान जो हमारे विष्णु उनको समर्पित है ये, ठीक है। तो इसको लेकर कुछ 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर है ये, ठीक है। अगला है माधव पेरुमल मंदिर। ये क्या है, ये माधव पेरुमल मंदिर काफ़ी हद तक भवानी सागर बांध के कारण डूबा हुआ था। इस मंदिर को ब्लेक जो मारे थे 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग का पता चलता है इससे, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ये मार्ग भवानी और मोयार नदी को पार करके पश्चिमी तमिलनाडु की कोंगू क्षेत्र को दक्षिणी कर्नाटक केरल से जोड़ता है, ठीक है। ये 1338 ईस्वी में वीर सिद्ध तेथत्या दंडनायक ने भी माधव पेरुमल मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया था, ठीक है। यह मंदिर तोडरीश्वर मुदियार भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का क्षेत्र होयसल शासकों के अधीन था, ठीक है। जो हमारे होयसल शासक थे ये आपको याद रखना है। होयसल शासक यहाँ पे न्यूज़ में आ गए, तो होयसल भी आपको यहाँ से हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। कौन सा मंदिर है, श्री माधव पेरुमल मंदिर, राइट, भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको याद रखना है, भगवान शिव वाले में इसको ऐड करना है, माधव पेरुमल मंदिर को भी। कहाँ पर है, ये कब आया था, ये भी।
अगला हमारा केसरिया स्तूप, ये क्या है? देखो केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। केसरिया स्तूप के बारे में, ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी संरचना या आकृति गोलाकार है। इसे ईंटों से निर्मित चूने पत्थर मोटर से बनाया गया। इसकी ऊंचाई 104 फीट है। ये इस तरह का जारवा इंडोनेशिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्मारक बोरोबुदुर स्तूप भी से भी ऊंचा है। ठीक है, कहाँ से? जो हमारा इंडोनेशिया का है उस वाले से, जो धरोहर स्मारक स्तूप से भी ऊंचा है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्रियों ने जू फारहन था, उसने 5वीं शताब्दी ईस्वी में, और ह्वेनसांग की 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस पे ये जो हमारा इसका उल्लेख यहाँ पर किया था। किसने? ह्वेनसांग ने। और यहाँ पर आपका जो फारहन थे, तो ये दोनों को आपको रीड करना है, फारहन और ह्वेनसांग के बारे में रीड करना है दोनों को। ठीक है, दो हमारे हिस्ट्री के पॉइंट यहाँ से है। महत्व इसका क्या था? इसका महत्व ऐसा लगता है कि इसका स्तूप का निर्माण उस स्थान पर में याद किया गया था जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश दिया था। इसी जगह पर उन्होंने अपनी महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी भी की थी। कहाँ पे की थी? जो भगवान बुद्ध ने की थी। ठीक है, और इसी जगह की थी जहाँ पे मैंने आपको ये नाम बताया। ठीक है, और इसकी भविष्यवाणी भी यहाँ पर की थी। जब बुद्ध ने केसरिया की यात्रा की, तब उन्होंने घोषणा की थी कि वे पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे, और इसकी घोषणा का अंकन केसरिया स्तूप पर है। ठीक है, इसी दौरान बुद्ध ने लिच्छवियों को भिक्षा पात्र देकर उन्हें वैशाली लौट जाने के लिए कहा था। ठीक है, तो कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मैंने आपको दो हिस्ट्री की बातें बताई, और उसकी ऊंचाई कितनी है ना, कहाँ पर है, कहाँ से इतना ऊंचा बनाया गया ह्वेनसांग, और किस मतलब कौन सी शताब्दी में इसका स्तूप का उल्लेख किया। ठीक है, तो 6 से 7 पॉइंट आपको इसके बारे में लिखने हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा, यहाँ पे देखो मौर्य और शुंग और कुषाण वंश भी यहाँ पर न्यूज़ में आ गए। ठीक है, तो मौर्य वंश, कुषाण वंश और शुंग वंश, ये भी आपको रीड कर जाना है। ठीक है, ऐसे देखो टॉपिक निकाले जाते हैं, जैसे हिस्ट्री करंट से ऐसे टॉपिक यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेट करके बनते हैं। जैसे करंट पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन हमारे बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब टॉपिक आप पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ। ठीक है, इसी पेज में, पेज जो है फॉर लिए हो उसमें आप साइड में लिखते जाओ ये सब चीज़। ठीक है, और जो आप दिखाना है नोट्स अपना कि कैसे बनाए, मेरे को भेज सकते हो, मैं ID टेलीग्राम पर दे दूंगा @BATHAM और SHIV करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंड भी कर सकते हो अगर आपको सेंड करना है तो। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा ID, वहाँ पे भी आप दे सकते हो। ठीक है, आगे हमारा चंद्रवल्ली गुफा परिसर, इसमें क्या है? देखो ये गुफा परिसर कर्नाटक के जो हमारे चित्रदुर्ग जिले हैं उसमें यहाँ पर स्थित है। ये अपनी मरम्मत रख रखाव की आवश्यकता के कारण चर्चा में रहता है। चंद्रवल्ली गुफा परिसर के बारे में, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, लौह युग की जो हमारी बस्ती थी उसके साथ यहाँ पर, जो अनकली मठ के नाम से भी इसको जानते हैं। भौतिक विशेषताएं इसकी क्या है? ये है जो हमारा है, यहाँ एक गुफा कच्छ उपासना स्थल है जिसमें शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। इसके अलावा अंगुत्तकों के साधुओं के लिए एक कच्छ है। ठीक है, तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। भौगोलिक स्थिति क्या है? 2 विशालकाय चट्टान के बीच यहाँ पर स्थित एक 3 परिसर की पहाड़ी है हमारा, उसके बीच से घिरा हुआ है। राजवंश कलाकृति का इस गुफा के परिसर सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन और चीनी शासकों के सिक्के जहाँ पर मध्यभाग का इनका अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से सातवाहन भी अलग से आ गया, सातवाहन अभी तक नहीं था तो सातवाहन आ गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सातवाहन एग्जाम के लिए। होयसल, विजयनगर, ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से विजयनगर और सातवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन आपको पढ़ना है तो आर्य शर्मा बुक्स में काफ़ी डीपली दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी और कुछ खास नहीं है। अगला स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2 को। ठीक है, यहाँ से टॉपिक नंबर 2 है मूर्तिकला, चित्रकला और उसकी अन्य कला शैलियाँ। ठीक है, इसमें देखो भारत सरकार ने पहली बार 2004 में जो भाषाओं की इसकी शैली के रूप में एक शास्त्रीय भाषा की यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है, ये कुछ हमारा करंट का पॉइंट है, यहाँ से देखते हैं और हमको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये पिछले भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जो जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, मलयालम, उड़िया। ठीक है, ये सभी जो शास्त्रीय हमारी भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, यहाँ से क्या 8वीं सूची हमारा न्यूज़ में आ गया, तो पॉलिटी में आपका 8वीं सूची कवर करना है इसको। ठीक है, और यहाँ से तो कुछ इतना खास नहीं है। देखो कोई भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में हम कब शामिल करेंगे, उसका एक वो होता है, एक मानदंड होता है ना, एक क्राइटेरिया होता है। तो क्या होता है, ये आपको चारों जो हमारे मानदंड है ये देखना है कि कब हम किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मतलब रख सकते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पाली को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में जाना जाता है। बौद्ध पाली ग्रंथ के 3 सामान्य भागों में 3 पिटारी में विभाजित हैं जिन्हें त्रिपिटक कहता है, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों पिटक हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी प्रमुख शब्दावलियाँ चित्त चेतना, चित्त चेतसिक, चित्त या चेतन संबंधी, रूप भौतिक, और आपका जो निब्बान है ये आपका अंतिम मुक्ति। मराठी इंडो आर्यन जो हमारी भारोपी भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसकी शब्दावलियाँ क्या है। अगला है देखते हैं, और देखो
आधुनिक मराठी उद्भव हमारी मराठी प्राकृत से हुआ था, जो पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी। गौरतलब की महाराष्ट्री प्राकृत जो हमारी सातवाहन है, ये इनकी राज्य की भाषा थी, सातवाहनों की राज्य की भाषा थी। ये इंपॉर्टेंट है, सातवाहन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है वाला, राइट। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है, छोड़ते हैं इसको। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, ये जो है को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राइट, ये तो है थोड़ा ठीक। इसका उद्देश्य जो था भारत की पांडुलिपि विरासत के दस्तावेजीकरण था, इसको संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार के लिए पर ये इसमें 70% जो था पांडुलिपि संस्कृत भाषा में, और अन्य 30% था ये पांडुलिपि असम भाषा, बंगाली भाषा, मलयालमी, सब यहाँ पर इसको राष्ट्रीय पांडुलिपि के मिशन के लिए ये भाषाएं दिखाई गई थी। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी कितने % थी, तो ये दिखा सकता है आपको, ठीक है। अगला है तोलू बोमा लट्टा, राइट, इसमें देखते हैं तोलू बोमा लट्टा के बारे में। इसे चमड़े की बनी हुई गुड़ियाँ के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रदर्शन के रूप में आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में होता है, ठीक है। इन गुड़ियों की बकरी की खाल के चमड़े से बनाया था। इनका नृत्य जो था हमारा प्रदर्शन एक छोटी स्क्रीन जैसे फोटोग्राफिक प्रदर्शन उस पर यहाँ पर करते थे। मुख्य स्क्रीन पात्र जानवर, पक्षी, देवता, राक्षस। मुख्य विषय इनका क्या है, रामायण और महाभारत होता था। भारतीय कठपुतली कला, भारत में कठपुतली कला के 4 प्रमुख प्रकार जिसमें निम्नलिखित हैं, जैसे कि आपका बताया गया कौन कौन से। एक तो छाया कठपुतली, ठीक है, और जो यहाँ पर अगला है दस्ताना पुतली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो जो भी आप कठपुतली दी वो आपको अपने आप से खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। कठपुतली के बारे में क्या क्या है, सब आपका स्टैटिक टॉपिक है ये, राइट। क्या क्या क्षेत्र होता था इनका, है ना। भारत में कठपुतली जो कला है कहाँ कहाँ पर अभी विस्तृत है, ये दिखाया गया है। अगला देखते हैं 2.3 सुर्खियों में रही कुछ चित्रकारी, जैसे कि हमारी सोहराई पेंटिंग, ये आप थोड़ा सा न्यूज़ में पढ़ सकते हो, क्यों न्यूज़ में थी, है ना। भित्ति कला के रूप में यहाँ पर थी, और मिट्टी के घरों पे दीवारों में सुंदर चित्र बनाए जाते थे, इसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में। और देखो पहला जो हमारा है सोहराई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड तो कुछ खास नहीं है, पहला सही था, दूसरा छोड़ना है आपको, तीसरा देखना है कुमित्तिपति शैल चित्रकला, ये हमारी इंपॉर्टेंट है पहले। और एक ये लास्ट वाली ये जो बताई मैंने, ठीक है, केरल भित्ति कला, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा जो कीवर्ड हमारे ब्लैक पॉइंट से दिए वो आपको उतना पढ़ना है। कब इसकी उत्पत्ति हुई, है ना, क्या इसका गुफा मंदिर था, क्या यहाँ पर इसके जो देवी देवता यहाँ पर है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी, ठीक है। पहले इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते थे, हालांकि अब पूरे भारत में महिला कुचिपुड़ी जो हमारी नृत्यांगना प्रमुखता पर प्राप्त कर रही हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य की शैली एक विशेषता तरंगम है। इसके अंतर्गत कलाकृति जो पीतल की थाली है उसकी किनारे पैर रखकर यहाँ पर नृत्य करना होता है। आपसे बोलेगा कि मैं तांबे की जो थाली होती है उसको रखकर यहाँ पर करते हैं, तो ये तांबे नहीं होगा, यहाँ पर पीतल होगा, ठीक है। कुछ की पॉइंट है इसका। पैरों के तीव्र संचालन, जीवंत नेत्र भाव में यहाँ पे भावना होनी चाहिए, ठीक है, ये सब में होता था इसका। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे। 17वीं शताब्दी में प्रतिभाशाली वैष्णव कवि, दृष्टा और सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में यहाँ पे कुचिपुड़ी की जो कल्पना की थी, ठीक है। इसका यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है इसका, ठीक है। भारत में 8 शास्त्रीय हमारे नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी शास्त्रीय, मोहिनीअट्टम, ये सब यहाँ पर हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कुछ यहाँ पर याद रखना है और इसकी क्या विशेषता थी, ठीक है, और ये बताना है शैलियाँ क्या थी, 2 ये बताना है, बस इतना, और कुछ खास नहीं है इसमें। मोहिनीअट्टम में क्या है, मोहिनीअट्टम है फर्स्ट यहाँ पर ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, सोलो डांस है, ठीक है। ये पारंपरिक रूप से महिला कलाकारों द्वारा किए जाने वाला सोलो डांस है। इसमें से एक नृत्य और गायन माध्यम से नाट्य की प्रस्तुति शैली यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। इस नृत्य का उल्लेख 1709 में जू नारायण तंबुतिरी द्वारा लिखित व्यवहारमाला के बाद कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित सोग यात्रा में मिलता है इसका, ठीक है। नृत्य के कुछ यहाँ पर विषय जैसे कि ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, आमतौर पर विष्णु और उनके अवतार के रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है इसके नृत्य के रूप में पात्र यहाँ पर होते थे। विशेषता क्या है इसकी, है ना, विशेषता इसकी अलग अलग यहाँ पर मुद्राएं होती थी, है ना, एकल बुड़ होती थी, कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हमारा आया था, है ना, और क्या आप कहाँ तक ये प्रसिद्ध है और कौन कौन सा राजा इसमें पहले के शामिल थे। तो 2, 3, 4 पॉइंट सिर्फ आपके इसके याद करने होते हैं, बाकी कुछ यहाँ से नहीं पूछेगा आपका कि क्या यहाँ पर कपड़े पहनते थे, किस टाइप से रहते थे, कैसे नाच करते थे, वो सब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला है कलारी पट्टू। ये क्या है, कलारी पट्टू, ये हमारे भारतीय कलारी पट्टू महासंघ क्षेत्रीय संघ मान्यता दी गई है। कलारी पट्टू के बारे में, ये कला की उत्पत्ति केरल में हुई थी। ये विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलाओं में से एक है, इंपॉर्टेंट है। ये अपनी ऊंची छलांगों वाली जो कालाबाजी उसकी आकर्षक चाल के यहाँ पर घातक हथियारों को जो सहजता है उसका इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध की गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। दृष्टिकोण क्या है, मार्शल आर्ट, आयुर्वेद और योग यहाँ पर ध्यान, इनका दृष्टिकोण हमारा इन पर ये ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। प्रशिक्षण उद्देश्य ये सब यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, ये हो गए। इनके मुख्य शैलियाँ क्या होंगी, मुख्य शैलियाँ आपकी हैं जो बडक्कन या उत्तरी शैली, ठीक है, केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है।
और दक्षिण शैली। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। अगला हमारा है वचन साहित्य। वचन साहित्य में देखो क्या है, ये 12वीं शताब्दी में शरण आंदोलन तत्व में यहाँ पर फली फूली थी। ठीक है, तो बसवन्ना जो हमारे थे कर्नाटक में शरण आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। शरण संस्कृति के सिद्धांत यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, ये आपको रीड कर लें क्या क्या हमारे शरण सिद्धांत, जो शरण के हमारे संस्कृत सिद्धांत ये हैं और कौन सी शताब्दी में होता है ये। आगे तंजावुर वीणा क्या है, तंजावुर वीणा देखते हैं इसमें। तंजावुर वीणा तमिलनाडु मंदिरों को वह शहर तंजावुर अपनी अनूठी वीणा के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट है इसके। अगला है तंजावुर वीणा सरस्वती के प्रकार, यहाँ पे जो प्रकार दिया थोड़ा सा रीड कर सकते हो, ओट्टू वीणा और एकांत वीणा, बस ये दो बात से इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कुछ खास हमारे डांस में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा कवायत था किस लिए प्रसिद्ध है ना, कौन कौन से देवी देवताओं के लिए, तो वो चीज़ें आपको रीड करना है। पूरे क्वेश्चन आपको रीड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ जो तीसरा टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक मैं आपको कल यहाँ से करा दूंगा उस, और वो भी करना है। प्लस अभी जो हमारा इकोनॉमिक का चल रहा था, इकोनॉमिक का एक लास्ट पार्ट बचा है, वो भी मैं आपको पार्ट शायद से पार्ट 5 से 6 जो भी होगा वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अपना नोट्स भी शेयर करना है तो आप, मैं टेलीग्राम दे दूंगा, वहाँ पे आप कर सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।